आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 5वें नंबर चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पिछले 4 वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में हम आपको बहुत सारे वैसे प्रश्न का उत्तर बताए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के परीक्षा में भी हर हाल में पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, और यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी दे सकते हैं बिना याद किए हुए। अलग से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा जब आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो इसलिए आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, कि इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। बताइए पहला नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग नीचे लाइव चैट में इसका उत्तर बताते चलिएगा कि किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से पढ़े हैं और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग दे पा रहे हैं। और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का हम लोग सही उत्तर दिए हैं। यहां पर कुल मिलाकर के 60 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, 60 प्रश्न रहेगा, जो कि इस चैप्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी पहला का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। हम आपको फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बताए थे, लेकिन यहां पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो बाएं हाथ की तर्जनी वाली जो उंगली है वह किस चीज को संकेत करती है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम आपको बताए थे कि जो तर्जनी होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, यानी दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण जिसको कि अल्फा कण भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जवाब काफी सिंपल होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी होगा, यानी तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न बताइए आप लोग, काफी ज्यादा सिंपल प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह वाला तो काफी आसान है, हम आपको बता चुके हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में भी बताए थे कि जो विद्युत फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यह सारे प्रश्न हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव का जवाब आप लोग खुद से भी दे सकते हैं। तो बताइए पांचवा का सही जवाब कौन सा होगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो हम आपको बताए हैं कि बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, कि मैक्सवेल ने, कि एम्पियर ने, कि फ्लेमिंग ने? काफी सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब भी हम आपको बताए हैं। तो छठा नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब होगा फैराडे ने। हम आपको बताए हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। चलिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। बताइए कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो होता है वह किस पर आधारित होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि प्रेरित विद्युत धारा पर, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कि प्रेरित चुंबकत्व पर? सातवां नंबर प्रश्न, तो इसका सिंपल सा जवाब होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र यानी कि जिसको डायनेमो बोला जाता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताए थे कि मोटर में किस प्रकार का कार्य होता है, मोटर में कैसे कार्य होता है, जिसमें हम आपको बताए थे कि इसमें दो नाल चुंबक होता है और बीच में यहाँ पर आर्मेचर लगा हुआ होता है। यहाँ पर हम आपको बताए थे इस प्रकार से, और इसमें तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है। और इसी में हम आपको नाम से बताए थे कि ऊपर में AB अगर मान लें और नीचे में अगर CD मान लें, तो जब AB ऊपर जाएगा तो CD नीचे आएगा, और जब CD ऊपर जाएगा तो AB नीचे आएगा। इस प्रकार से कह रहा है कि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधे परिभ्रमण के पश्चात, क्योंकि आधा में तो AB है, आधा में CD है, तो जब आधा भाग ऊपर जाएगा तो आधा भाग नीचे आ जाएगा। इसलिए आठवां का C नंबर ऑप्शन सही होगा कि आधे परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो आठवां का C नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। बताइए, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो हम आपको बताए थे कि जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि नौवां का D नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना होती है वह किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है? तो इसका C नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है वह कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। 10वां का C नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यानी कि वैसा मशीन जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? तो विद्युत जनित्र कहते हैं, या फिर जिसको जनरेटर भी बोलते हैं। इसलिए 11 का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, यानी कि AC जनित्र और DC जनित्र में क्या अंतर होता है, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह D नंबर होगा। अब D नंबर में क्या लिखा हुआ है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर D नंबर में कह रहा है कि AC जनित्र में C वलय होते हैं, जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। हम आपको बताए थे कि AC जनित्र में C वलय और DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, इसलिए 12 का D नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, कि परिवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है? तो आपको हम विद्युत धारा वाला चैप्टर में भी बताए थे यह वाला प्रश्न कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी 13 का C नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आपको हम बताए हैं कि डायनेमो से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होता है। 14 का A नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है कि दोनों धारा प्राप्त होता है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप लोग यहाँ पर दिष्ट धारा पर ही अपना सही ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि ज्यादातर डायनेमो से दिष्ट धारा ही प्रवाहित होता है। जिस प्रकार से बैटरी से भी दिष्ट धारा प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर आप लोग दिष्ट धारा पर ही लगाएंगे। ऐसे कहीं कहीं पर प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों होता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, कि वायु भरी रहती है, कि निष्क्रिय गैस
भरी रहती है कि हाइड्रोजन गैस भरी रहती है? तो आपको पता है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस रहती है, यानी 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा सिंपल प्रश्न है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। 16 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है कि मात्र अचालक कुंडली है कि नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है? तो आपको हम बताए हैं कि जो विद्युत चुंबक होता है वह नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होता है, यानी कि हमेशा उसको नरम लोहे के दंड पर ही लपेटा जाता है, इसलिए 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है कि विद्युत क्षेत्र की धारा क्षेत्र की, इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि जो विद्युत धारा होता है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कहने का मतलब कि 18 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो इसका जवाब भी काफी ज्यादा सिंपल होगा कि पृथ्वी का विभव 0 होता है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन यह वाला प्रश्न आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, यानी कि जो विद्युत फ्यूज होता है वह किसका किसका मिश्रण होता है? तो हम आपको विद्युत धारा वाला चैप्टर में भी बताए थे कि जो विद्युत फ्यूज होता है वह टीन वो सीसा का मिश्रण होता है, यानी कि 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो बताइए विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो काफी सिंपल है, वोल्ट होता है। 21 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो हम आपको बताए थे कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इस प्रकार से न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, इसको पढ़ा जाता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर न्यूटन एम्पियर यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स, ऐसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 22 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है कि आकर्षण बल उत्पन्न करती है कि चालक पर बल होता है कि इनमें से कोई घटना नहीं होता है? बताइए 23 नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो विद्युत धारा होता है वह चालक पर बल उत्पन्न होता है, यानी 23 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। बताइए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से कि ओम के नियम से कि सी नंबर ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से? तो बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ही ज्ञात किया जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है। बताइए डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कि प्रेरित विद्युत पर कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कि इनमें से कोई नहीं? 25 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका जवाब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि डायनेमो का जो सिद्धांत होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर कि दिष्ट धारा पर कि प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर कि इनमें से कोई नहीं? 26 नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा होगा? तो विद्युत मोटर को एसी और डीसी दोनों करंट पर चलाया जा सकता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा पर भी और दिष्ट धारा पर भी, इसलिए 26 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। बताइए 27 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? 27 नंबर प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है, तो ध्यान रखिएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, यानी कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करता है विद्युत मोटर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है।
तो बताइए आप लोग कि जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आपको हम बता चुके हैं कि जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी 28 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। इस घटना का एक उदाहरण कौन सा है? बताइए 29 नंबर प्रश्न कौन सा जवाब सही होगा? जब किसी चालक कुंडली की ओर या फिर उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है, यानी कि चालक कुंडली की ओर यदि हम लोग किसी क्षण चुंबक को भी लाएंगे तो कुंडली में धारा उत्पन्न होता है। और इस घटना का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि 29 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। तो हम आपको बताए थे कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ही ज्ञात किया जाता है, यानी कि 30 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है वाम हस्त नियम से कि दक्षिण हस्त नियम से? तो प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, यानी 31 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है कि किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है कि विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना पड़ता है कि किसी धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है? बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। फटाफट से आप लोग बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। तो ध्यान रखिए 32 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। 32 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का भी मान बढ़ेगा, और यदि इसका मान घटाएंगे तो इसका मान भी घटेगा, यानी कहने का मतलब कि यह आपस में समानुपाती होता है, यानी कि 33 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, यानी कि जो विद्युत स्विच होता है उसको ठंडा तार में लगाया जाता है कि गर्म तार में लगाया जाता है? तो स्विच को हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। 34 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? आपको हम क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा के बारे में बताए थे, अंदर से भी बताए थे और बाहर से भी बताए थे कि अंदर में कैसे दिशा होता है और बाहर में कैसे होता है। तो हम आपको अंदर के बारे में बताए थे कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाता है, और बाहर में बताए थे कि दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है। तो 35 का कौन सा जवाब सही होगा? 35 का ए नंबर ऑप्शन। जैसे यहां पर हम आपको इस प्रकार से बताए थे, देखिए जैसे इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो अंदर में हम आपको बताए थे कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से हम आपको बताए थे, और इधर से इस प्रकार से होता है। लेकिन जब हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो यहां से अंदर प्रवेश करेगा और यहां से अंदर बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार का एग्जाम्पल देकर हम आपको बताए थे। तो 35 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार कहने का मतलब कि जो ठंडा तार होता है उसका रंग कैसा होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि गर्म जो तार होता है जिसमें मेन लाइन प्रवाहित होता है उसका रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग खतरे का संकेत होता है, और चूंकि जिसमें गर्म तार प्रवाहित हो रहा है जिसमें मेन लाइन है वह खतरा का संकेत है, इसलिए उसका रंग लाल होता है। लेकिन जो उदासीन तार होता है उसका जो रंग होता है वह काला होता है। 36 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? बताइए 37 नंबर प्रश्न कौन सा जवाब सही होगा? यानी कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा मशीन है, विद्युत जनित्र है कि विद्युत मोटर है कि गैल्वेनोमीटर है कि वोल्ट मीटर है, जिसमें विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो वह मशीन कौन सा है? विद्युत मोटर है। 37 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब चलिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बताइए, जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो जल विद्युत संयंत्र होता है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसलिए इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है जो कि 39 नंबर कह रहा है प्रश्न में कि किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंधित होता है और तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती है जिसकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो बताइए आप लोग, इसकी दिशा कौन से नियम से ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहने का मतलब कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा ही इसकी दिशा ज्ञात की जाती है। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब कि यह बिजली का तार है, इसमें लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको कौन पकड़ता है, वह मशीन का क्या नाम है। तो उस मशीन का नाम है गैल्वेनोमीटर। यानी कि 40 का सी नंबर जवाब सही हो जाएगा। वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है कि हाँ इसमें विद्युत धारा है, इसको कौन सूचित करता है। तो गैल्वेनोमीटर सूचित करता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माइकल फैराडे थे, क्या थे। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे कि भौतिक शास्त्री की रसायन शास्त्री की भूवैज्ञानिक। तो देखिए यहां पर इसका सही जवाब भौतिक शास्त्री आप लोग लगाएंगे। ऐसे जो माइकल फैराडे थे वह एक भौतिक शास्त्री भी थे और एक रसायन शास्त्री भी थे, लेकिन यहां पर आप लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो भौतिक शास्त्री ही लगाना ज्यादा बेहतर होगा। यदि ऑप्शन में रहेगा बी और सी दोनों, तो यहां पर आप लोग बी और सी दोनों लगाएंगे, तभी आपका जवाब सही होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है। बताइए, एक प्रारूपी जो सौर सेल होता है वह कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा 0.5 से 1 वोल्ट तक। ध्यान रखिएगा इसको, यानी कि आधा वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में यह विद्युत विभवांतर विकसित करता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो वह कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। हम आपको बताए थे कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा जो होगी वह अधिकतम होगा। यानी 43 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह सारा कुछ हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है उसे क्या कहते हैं। जब हम आपको दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बता रहे थे तो वहां पर हम आपको बताए थे प्रत्यावर्ती धारा में कि इसमें दिशा में परिवर्तन होता है, लेकिन दिष्ट धारा में दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है। तो अपनी दिशा में परिवर्तन कौन कर लेता है, प्रत्यावर्ती धारा कर लेता है। यानी 44 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। 45 नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। कुछ लोग हैं जो कि 60 हर्ट्ज बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब 50 हर्ट्ज ही होगा, क्योंकि भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वह 50 हर्ट्ज ही होता है। चलिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार का रंग होता है। विद्युन्मय तार जिसको कि धनात्मक तार बोलते हैं या फिर गर्म तार भी हम लोग उसको बोलते हैं, जिसमें मेन लाइन प्रवाहित होता है। बताइए 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि गर्म तार का जो रंग होता है वह लाल होता है, और जो ठंडा तार का रंग होता है जिसको उदासीन तार बोलते हैं उसका जो रंग होता है वह काला होता है। तो यहाँ पर विद्युन्मय तार कह रहा है तो इसका रंग लाल होता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। 47 नंबर प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए 47 का सही जवाब कौन सा होगा। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा कि 220 वोल्ट होता है। 47 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे लघु पतन कहते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे, तो 48 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा।
49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन है। यानी कि जब वोल्टेज हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, इससे हमें कौन बचाता है, तो विद्युत फ्यूज बचाता है। यानी 49 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिक् सूचक की सुई होती है, किस चीज की होती है, तो नाल चुंबक की होती है कि क्षण चुंबक की होती है कि दोनों की होती है, तो इसका जवाब क्षण चुंबक हो जाएगा कि जो दिक् सूचक होता है उसकी सुई जो होती है वह क्षण चुंबक की होती है। 50 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है, तो इसका जवाब प्रतिकर्षण हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि सजातीय ध्रुवों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों के बीच हमेशा आकर्षण होता है। कह रहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सके, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई एक चुंबक है, इसके चारों तरफ कोई बल लग रहा है, और क्यों बल लग रहा है वह चुंबक का जो यह भाग है यह क्या कहलाएगा, तो यह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। 52 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण की दिशा की ए और बी दोनों होता है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण होता है कि दिशा होता है कि यह दोनों होता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है। यानी 53 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है खुली वक्र होती है कि बंद वक्र होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि बंद वक्र होती है। 54 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, तो अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका बोला जाता है। हम आपको बताए थे परिनालिका के बारे में कि यहाँ पर एक कुंडली होता है जिस पर तांबे का तार इस प्रकार से लपेटा हुआ रहता है, और इसके बीच में यदि हम लोग नरम लोहा ले जाते हैं तो यह चुंबक का कार्य करता है। तो यह जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, इसको परिनालिका बोला जाता है। ध्यान रखिएगा 55 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि विभक्त वलय का जो उपयोग होता है वह विद्युत मोटर में होता है। 56 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। एम्पियर हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर। वह किस देश से संबंधित है, तो फ्रांस से। 57 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के परिवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। 58 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं। यानी कि नरम लोहे का जो क्रोड होता है और जो कुंडली पर जो तार लपेटा जाता है, दोनों को मिला करके जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको आर्मेचर बोला जाता है। 59 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 60वां नंबर प्रश्न जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। बताइए 60 नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी आसान भी है। तो आपको हम बताए हैं ऑस्ट्रेड के बारे में, तो ऑस्ट्रेड इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 का बी नंबर ऑप्शन। ऑस्ट्रेड ने ही प्रयोग किया था कि विद्युत धारा भी चुंबक पर अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेड ने किया था। हम आपको ऑस्ट्रेड का वह वाला प्रयोग भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम आपको 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जो कि इस चैप्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब आप लोग कमेंट में हमें बताइए जल्दी से कि आप लोग 60 में से कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पाए हैं और कितने प्रश्न का उत्तर आपसे गलत हो गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जिन स्टूडेंट का जितना ज्यादा सही होगा समझिए कि उनकी तैयारी ज्यादा बेहतर चल रही है। अगर आपका ज्यादा गलत हो रहा है तो आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न यदि आप लोग समझ गए हो, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़ सकें। और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।